नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसका मतलब 12 पार्ट अभी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। आई होप आपने सबने देख लिया होगा। नहीं भी देखा है तो आप जाकर देखिए, बहुत ही काम की चीज़ है। और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो जाता है, ये है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जब भी हमको कोई प्रोसेस करना होता है तो हमको इनपुट देना होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। और जिस चीज़ से हमें प्राप्त होता है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर आ जाता है और बची आपकी मॉनिटर। तो ये प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आ जाती है और इसे ही हम जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं। एक और हो जाती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो कि प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। चलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मॉनिटर। इसमें इनपुट डिवाइस के लिए अगर देखें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक है, ओएमआर सीट है, ओएमआर जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओबीसीआर है ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ये सब चीज़ आ जाती है। आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आ जाते हैं। और मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और जो स्पीकर है आपका एक प्रकार से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में इसको उपयोग किया जाता है ऑडियो आउटपुट के लिए। CAM का पूरा नाम क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बोले तो ए राइट आंसर है यहाँ पे अगर बात करें हम ये तकनीक की, तो कंप्यूटर की मदद से उत्पादन प्रक्रिया बोले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक रूप से काम करती है। CAM का उपयोग मशीनों, टूल्स है, उत्पादन प्रणाली में सटीकता यानी कि एक्यूरेसी है, स्पीड है, इसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यह है CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के साथ मिलकर काम करती है। CAD डिज़ाइन बनाता है और CAM उस डिज़ाइन का मतलब उत्पादन में बदल देता है। तो दोनों के मध्य अंतर देखें तो जो CAD है मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बनाने के लिए काम कर लेता है। और CAM जो है डिज़ाइन को उत्पादन में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आपको दोनों ही टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आपको ऑटोमेशन, प्रिसाइशन, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी, जिसके अंतर्गत ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तत्काल। इसके कंप्यूटर में मतलब जो प्रथम पीढ़ी के जो प्रथम जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग थी वो कौन सी थी, तो इसमें प्रोग्रामिंग होती थी मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती थी, मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम 0 और 1 से इंडिकेट करते हैं। दो अंक होते हैं, डिजिटल लैंग्वेज इसे बोला जाता है। तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ENIAC मिल जाते हैं, एडवैक मिल जाती है, यूनिवैक मिल जाते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था टेक्नोलॉजी के रूप में। मैग्नेटिक ड्रम था स्टोरेज के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी। और मशीन लैंग्वेज की बात करें, सबसे पहली और मूल भाषा है जो कि मशीन को समझने योग्य होती है। और जब भी हमको कोई काम करना होता है तो हमको मशीन भाषा में ही उसको देना होता है, या नहीं देते हैं तो ट्रांसलेट करना होता है। तो ये लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कहा जाता है। और बहुत कठिन है, समय लेने वाली थी उस समय, पर आज की डेट में इसको जो है हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और आसानी से काम करवा लेते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक मशीन लैंग्वेज के बाद विकसित हुई। न्यूमेरिक कोड जैसे कि ऐड है, सब है, मूव है, ये सारी चीज़ें प्रयोग होती है। और इसे समझना और लिखना मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान था, पर उतना आसान नहीं था। पर इसी कठिनाई को मतलब जो कठिनाई होती थी उसी को दूर करने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग का आविष्कार हुआ, जैसे फोर्ट्रान है, कोबॉल है। ये मानव के बहुत करीब है, मानव भाषा के। तो इसलिए इनके जो प्रोग्रामिंग है, इनकी जो कॉन्सेप्ट है, वो हमको मशीन में बदलना होता है। किसके माध्यम से, ट्रांसलेटर के माध्यम से। चलिए आगे देखें, खालिस्तान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो देखिए USB पोर्ट है, USB का फुल फॉर्म मुझे बताइए। HDMI भी है, ये वीडियो डिस्प्ले के लिए हो जाता है। TCP/IP नहीं है, सीरियल है, सीरियल पोर्ट भी हो जाता है। TCP/IP एक प्रकार का क्या है, TCP/IP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम है जो कि ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है इंटरनेट में या नेटवर्क में। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है C, यानी कि ये पोर्ट नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो है भौतिक कनेक्शन बोले तो फिजिकल कनेक्शन होता है। इसका उपयोग बाहरी उपकरण बोले तो पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे USB है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड माउस के लिए। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया जो इंटरफेस है, मॉनिटर, TV, प्रोजेक्टर के लिए। और सीरियल पोर्ट हो जाते हैं पुराने मॉडेम और माउस के लिए। TCP/IP बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का सही वर्णन करता है। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी वॉलेटाइल है क्या? नहीं है। परमानेंट स्टोरेज है? टेम्परेरी स्टोरेज नहीं है। कैश मेमोरी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? परमानेंट स्टोरेज है, क्योंकि इसे नॉन वॉलेटाइल बोल देते हैं। बोले तो प्राइमरी मेमोरी होती है, परंतु ये बायोस को इंस्टॉल मतलब बायोस को स्टोर करती है, और बायोस को स्टोर करके ये मतलब एक प्रकार से इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो उत्पादन के समय एक बार इसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है और इसको जो हटा पाना संभव नहीं होता। तो रोम जो है आपकी परमानेंट स्टोरेज है। बी आपका राइट आंसर है। नॉन वॉलेटाइल यानी कि आप देख सकते हैं रैम के अपोजिट होती है, पर प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में ही आती है। इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, बिजली बंद होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रोम में लिखा गया डाटा सामान्यतः बदला नहीं जा सकता, और इसका उपयोग बूटिंग प्रोसेस के समय किया जाता है। वॉलेटाइल की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है, बिजली बंद डाटा मिट जाता है। परमानेंट स्टोरेज जिसमें रोम आ जाती है, बायोस को इंस्टॉल करती है, बायोस को ये प्रोग्राम को स्टोर करती है। टेम्परेरी स्टोरेज में भी आपकी रैम ही आ जाती है, और कैश मेमोरी सीपीयू के पास में होती है, यानी कि सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है और काफ़ी फास्ट होती है रैम से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जहाँ पे आपकी जो है क्लास का उपयोग किया जाता है ब्लूप्रिंट के लिए, और दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है रन टाइम एंटिटी के लिए। तो इन दोनों से मिलकर बनी जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फीचर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है किसके अंतर्गत? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आपको जावा भी मिल जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस भी मिल जाती है, पाइथन भी। जो सी है वो एक प्रकार की प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो एक प्रक्रिया बेस्ड थी। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा राइट आंसर सी। तो इसमें आप पढ़ भी लेना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आ जाती है। HDMI का पूरा नाम अभी हमने देखे थे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यहाँ देखिए हाई डेफिनेशन मशीन, हाई डेटा, हाई डेफिनेशन मेमोरी, ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ए होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का पूरा नाम है। तो एक प्रकार का हार्डवेयर पोर्ट जो मुख्य रूप से जो हाई क्वालिटी की ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जैसे मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर, गेमिंग कंसोल, इसमें। तो HDMI के अंतर्गत ऑडियो प्लस वीडियो ट्रांसमिशन दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। HD और 4K के अंतर्गत 8K 4K इसमें ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बेहतर गुणवत्ता बिना डिस्टॉर्शन के ये ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रणाली कई सीपीयू का उपयोग करती है? मतलब बहुत सारे सीपीयू साथ में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के या एक ही प्रोग्राम के अलग अलग निर्देश को एक साथ संसाधित करती है। तो इसे हम बोल देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब ढेर सारे पैरेलल सीपीयू लगे हैं या फिर बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ कर रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इसका मतलब ए राइट आंसर है। क्या है? ए राइट आंसर है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारे होते हैं। सीपीयू एक साथ अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के अलग अलग निर्देशों को प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी स्पीड है, रिलायबिलिटी, इफ़िशियंसी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। मॉडर्न सर्वर जितने भी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ये सब जो है मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है मल्टी टास्किंग सिस्टम, जिसमें मल्टी टास्किंग सिस्टम देखें तो सीपीयू जो है कई कार्यों को एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली जो है एक साथ करता है। वास्तव में सीपीयू बहुत तेज़ी से कार्य करता है या कार्य बदलता है, जिससे हमको समझ में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें कई कंप्यूटर नोड एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग हो गया। पैरेलल सिस्टम की बात करें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है कई प्रोसेसर में, मतलब कई प्रोसेसर एक ही कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और ये विशेष रूप से साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इनका उपयोग किया जाता है। तो अभी राइट आंसर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम था। नेक्स्ट है अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा होता है? तो अभी हम देखें तो हमारा जो लेआउट है वो कहलाता है क्वारिटी कीबोर्ड। क्वारिटी बोले तो QWERTY से शुरू होता है, पहली रो आप देखोगे टॉप रो जो होती है, तो इसके लिए यहाँ पे होता है बी यानी कि क्वारिटी। और कुछ आपका जो है ड्वार्क कीबोर्ड भी मिल जाता है, एजोर्टी भी मिल जाता है, तो ये भी कीबोर्ड के ही प्रकार है, आप ध्यान रख सकते हैं। कभी कीबोर्ड को विस्तार से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बी राइट आंसर है। इसका नाम जो है पहले 6 अक्षर जो QWERTY से लिया गया है। 1870 में क्रिस्टोफर लेथम सोल ने इसको डिज़ाइन किया गया था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट यहाँ देखने को मिल जाता है कंप्यूटर और लैपटॉप कीबोर्ड में इसी प्रकार का, ठीक है। इसके अलावा एजोर्टी फ्रांस और बेल्जियम में इसका उपयोग किया जाता है। डॉर्क टाइपिंग को तेज़ और एर्गोनॉमिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जो कोलमा मैक है आधुनिक लेआउट है, कम की चेंजेस के साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह प्रिंटर जो पेपर को हिट किए बिना प्रिंट
करता है। देखिए दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब सीधे कागज़ पर हिट करता है और छाप देता है, जैसे टाइपराइटर हो गया, या फिर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आपके डेजिबल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट में आ जाते हैं। पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसे आते हैं जैसे कि लेज़र प्रिंटर, जो इनडायरेक्टली प्रिंट करते हैं, सीधे कागज़ पर टच नहीं करते, तो इनको बोल देते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो सीधे कागज़ को हिट नहीं करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि मैंने बताया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो कि नॉइज़ भी ज़्यादा करते हैं, खटर पटर जो भी। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र है, इंकजेट है, थर्मल टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है आपके नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग, साइलेंट प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब मिल जाते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात करें तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, जो पिन के जरिए पेपर पर डॉट बनाकर कैरेक्टर प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? तो स्कैनर में आपका फ्लैट बेड भी आ जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर भी आ जाता है, ड्रम स्कैनर भी आ जाता है, पर लेज़र तो एक प्रकार का प्रिंटर है। राइट आंसर हो जाएगा डी। डी यहाँ पर राइट आंसर है। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इनको डिजिटल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया होती है स्कैनर के माध्यम से, जिसमें आप देखोगे फ्लैट बेड मतलब सामान्य प्रकार हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट को कांच पर रखकर स्कैन करता है। हैंड हेल्ड स्कैनर हाथ से चलाकर स्कैन किया जाता है, छोटे और पोर्टेबल होते हैं। ड्रम स्कैनर हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग के लिए, प्रोफेशनल पब्लिशिंग और ग्राफिक्स के साथ लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर लेज़र प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाते हैं और डिजिटल प्रिंटिंग की श्रेणी में ये आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो अभी राइट आंसर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी राइट आंसर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। और यह कंप्यूटर सभी संसाधन जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है, ये सब क्या है, iOS भी आप देख सकते हैं, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सारी चीज़ें आ जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले तो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के आधार पर काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड है टाइपिंग एडिटिंग के लिए, और एक्सेल है आपका स्प्रेडशीट के लिए, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मेंटेनेंस परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप है, बैकअप टूल है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए अगर देखें तो आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आईडीज़ आ जाती है, विजुअल स्टूडियो आईडी, जावा आईडी, या फिर विजुअल बेसिक कोड आपको मिल जाता है। ये सब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का हिस्सा है? तो देखिए फोटोशॉप नहीं है, ऑटोकेड भी नहीं है, इक्लिप्स भी नहीं है। इक्लिप्स जावा के लिए हो जाता है, ऑटोकेड डिज़ाइन के लिए हो जाता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए। पर एमएस वर्ड साथ में आप देखोगे एक्सेल मिल जाता है, साथ में पावर पॉइंट मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, इन्फोपाथ है, वन नोट है, ये सब एमएस ऑफिस के ही पार्ट है। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। और एमएस ऑफिस बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्वीट है। डॉक्यूमेंटेशन है, डेटा मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, इन सभी का पैकेज हो जाता है एमएस ऑफिस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसमें एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी फोटोशॉप फोटो एडिटिंग ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए ऑटोकेड, ऑटोडेस्क का या डिज़ाइन ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए। और इक्लिप्स जो है जावा और C++ की आईडीज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है एक खालिस्तान है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखे थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, आपका एंड्रॉयड है, iOS है, मैक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडोज़ को, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य आपका क्या करता है, इंटरफेस के रूप में काम करता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है जो कि GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म देता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे विंडोज़ 95 है, जो कि शुरुआत में आप देख सकते हैं। विंडोज़ 98 आया, XP आया, 7 आया, 8, 8.1, 10 आया, 11 आया। चलिए मुझे बताइए विंडोज़ 11 कब लॉन्च हुआ, आपको पब्लिकली कब मिला, जब आप इंस्टॉल कर सकते थे, तो उसकी डेट मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या कंट्रोल, यूज़र इंटरफेस प्रदान करना, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है।
खालिस्तान वह ट्रांसलेटर है जो मैक्रो का विस्तार करता है, तो इसका राइट आंसर है मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी है, मैक्रो प्रोसेसर। तो एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। मैक्रो एक्सपेंशन यानी मैक्रो का विस्तार करता है, बार बार किए जाने वाले जो निर्देश है इसमें देखने को मिल जाते हैं। कंपाइलर तो आपका हाई लेवल को मशीन में बदलता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में बदलता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम कर लेता है, जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान को मैनेज करता है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, केवल हार्डवेयर को, केवल सॉफ्टवेयर को नहीं, सिर्फ ये जो है हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। इसका मतलब है ए राइट आंसर है। ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिर से आप देख सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, असेंबलर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी कोड है उसको 01 में बोले तो मशीन भाषा में बदलने के लिए करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब यहाँ पे असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये असेंबलर जो है एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि न्यूमेरिक कोड जितने भी होते हैं, शॉर्टकट कोड, उन कोड को क्या करता है, ये 01 में बदलता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोले तो पूरा होने पर, मतलब पोस्ट जो है पूरा होने पर खालिस्तान का उत्सर्जन करता है। मतलब जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब ये इसका मतलब है जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है या बूटिंग प्रोसेस ऑन होती है तो सारी डिवाइसेस आपस में चेक की जाती है पोस्ट के माध्यम से, और सभी डिवाइस अगर कंप्लीट है तो ये बीप मारता है। तो बीप यहाँ पर राइट आंसर है, बीप का साउंड आता है टूक करके, तो यहाँ पे कंप्यूटर चालू होने का एक प्रकार से सिग्नल होता है। बीप के भी अलग अलग सिग्नल होते हैं, बार बार बीप आना, 3 बार आना, 4 बार ऐसे, तो उनके बारे में अपन विस्तार से देख लेंगे बाद में। तो यहाँ देखिए, जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले पोस्ट प्रोसेस होती है, सभी कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, और उसके बाद सब कुछ सही है तो कंप्यूटर एक बीप मारता है। और यदि कोई कंप्यूटर में दिक्कत है तो एरर मैसेज या बीप कोड जो है बार बार बजते रहता है। ठीक है, तो सफल होता है तो बीप यहाँ पे आती है एक बार। नेक्स्ट है, वह मेमोरी जिसे केवल एक बार लिखा जा सकता हो खालिस्तान कहलाती है, उसे बदला नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि रोम तो यहाँ होगा नहीं, रोम के 3 प्रकार है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। रैम में स्थायी नहीं रहता डाटा, और ई पी रोम में पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता। तो बचा क्या, पी रोम। पी रोम यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि स्थायी होती है, यानी कि एक बार डाटा लिखा, बार बार इसको लिखा नहीं जाता, यानी कि मिटाया नहीं जा सकता। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद है डी रैम और एस रैम। मतलब डी रैम जो है बोल रहा है एस रैम से धीमी होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एस रैम जो है कैश के हिसाब से काम करती है, कैश के रूप में, तो कैश तेज होती है, और डी रैम आपका रैम के लिए काम करती है। तो रैम आपकी मतलब रैम आपकी स्लो होती है कैश की अपेक्षा। क्यों होती है भाई, डी एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ राइट आंसर भी वही है कि डी रैम नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। बोले तो डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है इसमें डेटा कैपेसिटर्स में संग्रहित होता है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज खो देते हैं, इसलिए बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ जाती है। और बार बार रिफ्रेश करें मतलब रिफ्रेश करने के कारण इसका समय काफ़ी लगता है, इस कारण ये जो है इसकी स्पीड एस रैम से कम हो जाती है। ठीक है, और एस रैम जो है फ्लिप फ्लॉप में संग्रहित होते हैं और रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन लोकलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत पर कार्य करता है? लोकलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत पर कौन काम करता है भाई? ये काम करता है कैश मेमोरी। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ ये सिद्धांत जो है प्रोग्राम अक्सर एक ही मेमोरी लोकेशन या उसके आसपास के लोकेशन को बार बार एक्सेस करता है। टेम्परेरी लोकलिटी होती है, यानी कि कुछ समय के लिए, और एक होती है स्पेशलिटी, बोले तो स्थानीयता, बोले तो हाल ही में उपयोग किए गए डाटा को फिर से उपयोग करने की संभावना अधिक रहती है, ये टेम्परेरी है, टेम्पोरल। और स्पेशियल मतलब हो जाता है हाल ही में उपयोग किए गए डेटा के आसपास के डेटा भी उपयोग होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ कैश मेमोरी की बात करें, सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है, काफ़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट देखें तो किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड में कैसे चलाया जाता है? तो प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बाय एडिंग एंड एट द एंड ऑफ कमांड, तो ये सही है। उसके बाद बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी, ये गलत है। बाय यूजिंग बाय बीजी कमांड, बैकग्राउंड कमांड, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, मतलब यहाँ पे आपका डी राइट आंसर है।
तो इसके अंतर्गत देखो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बिना चलते रहती यूनिक्स लाइनेक्स सिस्टम में प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाने के लिए दो तरीके हैं। तो यहाँ पे आपको डॉलर साइन लगा दो और दूसरा आप क्या कर दो, इसको बीजी लिख दो, तो इससे आपके बैकग्राउंड में जो कमांड है वो चलते रहती है। फिर यूनिक्स एक खालिस्तान है, यूनिक्स खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स जो है एक प्रकार का आप देखोगे तो मैक ओएस भी किस पर आधारित है, यूनिक्स पर। तो मैक ओएस तो एक प्रकार का मल्टी यूज़र है। तो मल्टी यूज़र यहाँ पे है, मल्टीटास्किंग भी है, साथ ही पोर्टेबल भी है, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकते। तो सभी यहाँ पर राइट आंसर बोले तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसमें आप एक बार देख सकते हैं अदर फीचर्स ऑफ लाइनेक्स बोले तो हायरार्चिकल है, सिक्योरिटी एंड परमिशन कंट्रोल, पावर सेल एंड कमांड लाइन इंटरफेस, नेटवर्किंग सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के लिए यू नेम यहाँ पे जो है कमांड लिखा जाता है। तो ये यूनिक्स लाइनेक्स सिस्टम में उपयोग की जाने वाली एक कमांड है। जैसे यू नेम लिखे आउटपुट क्या आएगा, लाइनेक्स या यूनिक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एमएस वर्ड में मेलिंग मीनू का शॉर्टकट क्या है, तो देखिए हम अगर एम एस वर्ड ओपन करें तो आपको ये क्वेश्चन से एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको जो है क्या कर लेना, आपका टास्क मैंने बोला था अल्टर के साथ आप दबा कर देखिए, अल्टर दबाइए और अल्टर के साथ देखिए एफ दबाओगे तो फाइल खुलेगा, एच दबाओगे तो होम खुलेगा, एन दबाओगे तो इंसर्ट, जे आई दबाओगे तो ड्रॉ, जी दबाओगे तो क्या होगा डिज़ाइन, पी दबाओगे तो लेआउट, एस दबाओगे तो रेफरेंस, एम दबाओगे तो मेलिंग, आर दबाओगे तो रिव्यू, व्यू दबाओगे मतलब डब्लू तो व्यू, और वाई मतलब हेल्प। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम, बोले तो आल्ट के साथ एम, राइट आंसर आपका आल्ट के साथ एम, ठीक। बाकी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दो चार जो आप शॉर्टकट बनाए हैं वो उनसे क्या होता है, जैसे अल्टर के साथ एच है या जो भी है, तो आप मुझे दो चार शॉर्टकट को लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेटाबेस मैनेजर का नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजर क्या करता है भाई, डेटाबेस को स्टोरेज करेगा, डेटाबेस को निकालेगा, डेटा को डिलीट करेगा, पर इमेज एडिटिंग थोड़ी करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इमेज एडिटिंग नहीं करेगा, डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल, डेटा डिलीशन, डेटा अपडेट, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे काम करेगा डीबीए, डेटाबेस मैनेजर या डेटाबेस प्रबंधक, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रन कमांड डायलॉग बॉक्स, रन कमांड डायलॉग बॉक्स मतलब ये वाला, ये जो नीचे आया ये वाला, ठीक है, विंडो के साथ आर से जिसको लाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखें कि हमारा एम एस वर्ड आ जाए, तो यहाँ पे लिखते हैं बिन वर्ड, क्या लिख देते हैं, बिन वर्ड। बिन वर्ड लिखोगे इसका मतलब राइट आंसर क्या है आपका, ये वाला है। बिन वर्ड लिखोगे तो एम एस वर्ड खुल जाएगा। चलिए मुझे और दो तीन चीज़ें बताइए ऐसी कि जिससे रन कमांड में हम लिखें और खुल जाए। जैसे मान लो नोट पैड के लिए क्या लिखें या फिर पेन ब्रश के लिए क्या लिखें, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ऐसे अगर एक्सरसाइज करते रहोगे, होमवर्क करते रहोगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख भी सकते हैं जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज किसका भाग है भाई, मेल मर्ज आपको मिल जाता है एम एस वर्ड में, एक्सेल में नहीं मिलता, पावर पॉइंट में भी नहीं मिलता, एम एस एक्सेस में भी नहीं मिलता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एम एस वर्ड। अब मेल मर्ज क्या है, तो जितने भी मतलब एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और उसमें एक लिस्ट में व्यक्तिगत रूप से बनाना चाहते हैं, तो सभी प्राप्तकर्ताओं को उस डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। जैसे लेटर हो गया, एनवलप हो गया, लेबल हो गया, ईमेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है इसमें, एक डेटा सोर्स हो जाता है जो कि एक्सेल सीट हो सकती है या एम एस एक्सेस का डेटाबेस जिसमें नाम, एड्रेस, सभी चीज़ें। तो मेल मर्ज इन दोनों को जोड़कर प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन में आप देखो एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली हैं। उसके बाद है मैक्रोस वाली जो एक्सेल फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। मैक्रो के लिए एक्सेल में क्या उपयोग किया जाता है, एम लगा होना चाहिए। और नॉर्मली जो स्प्रेडशीट वाली फाइल है उसके लिए एक्सेल एस एक्स होता है, और पुराने वर्जन के लिए एक्सेल एस होता है, टेम्पलेट के लिए एक्सेल टी होता है। तो मैक्रो के लिए कौन हो गया, बी हो गया। तो राइट आंसर आपका बी मतलब एक्सेल एस एम बोले तो मैक्रो वाली फाइल है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो आपके सामने मैंने बता दिया हूँ पहले भी। एक्सेल वर्कशीट में सेल्स को किससे यूनिकली पहचाना जाता है, सेल्स बोले तो यहाँ पे सेल है और सेल का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हम A1 में हैं तो इसका एक यूनिक नंबर होगा, तो इसे हम सेल एड्रेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेल एड्रेस। और मल्टीपल अगर सेल एड्रेस लेते हैं एक साथ तो सेल रेंज रेफरेंस बोल देते हैं या सेल की रेंज बोल देते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे A1 है, C5 है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। और सेल के रेफरेंस की बात करते हैं A1 से A10 जो कि फार्मूला वगैरह में यूज़ किया जाता है।
MS एक्सेल में टेक्स्ट की लंबाई या फिर टेक्स्ट को सर्च करना, टेक्स्ट को कंबाइन करना, टेक्स्ट को अपर केस में करना, टेक्स्ट को लोअर, प्रॉपर आदि के लिए कौन से फंक्शन करेंगे। तो जब बात आ रही टेक्स्ट की तो टेक्स्ट फंक्शन ही यूज़ होंगे ना। तो हम सीधे चलते हैं, जैसे एक्सेल में मैं दिखाऊं तो एक्सेल में आपको एक टास्क देता हूं मैं। तो आपको कुछ फंक्शन के नाम याद रखना है। जैसे आप फॉर्मूला में जाओगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पर आपको लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, साथ ही डेट एंड टाइम फंक्शन, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लुकअप वाले फंक्शन, इनमें से कुछ कुछ फंक्शन के नाम आपको पढ़ लेना है ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आप देखोगे टेक्स्ट फंक्शन में आपको ये सारे फंक्शन मिलेंगे। लेंथ निकालने के लिए टेक्स्ट की, सर्च और फाइंड, टेक्स्ट को सर्च करना, कॉनकैटिनेट और कॉनकैट, नए वर्जन में ये मिलेगा और पुराने वर्जन में ये मिलेगा। दो टेक्स्ट को स्ट्रिंग को जोड़ना, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। MS एक्सेल जो है दिए गए डाटा को खालिस्तान कर सकता है। तो ये एक प्रकार से एनालाइज भी कर सकते हैं, स्टोर, फॉर्मेट, ये सारे काम कर सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। डी आपका राइट आंसर है। एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा पर काम करता है, और चार्ट है, पिवोट टेबल है, फॉर्मूला है, इन पर काम करता है। MS पावर पॉइंट 97 से 2003 तक का जो फाइल एक्सटेंशन था, देखिए ये पूछता नहीं है परंतु पूछ ले तो कोई भरोसा। तो यहाँ पे एक्स नहीं लगा था, देखिए डॉट करके PPT तो रहता ही है, अभी की डेट में क्या लग गया, एक्स लग गया है। तो अभी की डेट में बोले तो 2007 के बाद अभी तक के जो फाइल एक्सटेंशन है, मतलब 2024 तक के, उसमें क्या लगेगा आपको, PPT एक्स लगेगा। पर 2003 तक का जो MS ऑफिस था उसका .ppt था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे .ppt राइट आंसर है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे। बाकी चीज़ें और देखें तो आपको जो है .pptx मिल जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 के बाद। .ppt मतलब .pps, जो ये एक प्रकार से पावर पॉइंट स्लाइड शो फाइल हो जाती एक प्रकार की। POT मतलब टेम्पलेट फाइल हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो एक रिलेशन में प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए, एक रिलेशन में क्या हो जाता है, प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए एक अनुमत मानों का सेट कहलाता है। एक अनुमत मानों का जो सेट है वो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है रिलेशन में। तो डोमेन मतलब रिलेशन टेबल में एट्रीब्यूट कॉलम के लिए एक अनुमत जो वैल्यू है उसके सेट को डोमेन बोल देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एज है, और एज को कहाँ तक लेना भाई, यहाँ तक लेना है। तो जो भी हमने वैल्यू देना चाह रहा है वो डोमेन है। रेंज, तो यहाँ पे रेंज मतलब फंक्शन या मैपिंग में आउटपुट वैल्यू का एक सेट होता है। टपल की बात करें तो रिलेशन टेबल की एक रो को टपल बोल देते हैं। फील्ड मतलब एक कॉलम को फील्ड बोला जाता है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन शब्द का संबंध किससे है, तो एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलना, ये सही है। टेक्स्ट को इमेज में बदलना, ये गलत है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में बदलना, ये भी गलत है। मैनुअल प्रक्रिया को ऑटोमेशन, ये भी गलत है। इसका मतलब राइट आंसर आपका पहला वाला है, जिसमें एनालॉग डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की क्रिया होती है, ए राइट आंसर है। तो यहाँ एनालॉग डेटा बोले तो आवाज़ है, जो मतलब वॉइस है, या फिर पिक्चर है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, इनको 0 1 में बदलना क्या कहलाता है, डिजिटलाइजेशन। पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, ऑडियो कैसेट को कन्वर्ट करना MP3 में, एनालॉग टीवी सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल में, ये सब डिजिटलाइजेशन की श्रेणी में आ जाते हैं। DBMS में 2 रिकॉर्ड प्रकार है और उनके संबंध को क्या कहा जाता है। तो 2 रिकॉर्ड प्रकार बोले तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा रिलेशनशिप, मतलब 2 टेबल को जोड़ना, ठीक है। 2 टेबल में आपस में जो है क्या करना, कनेक्टिविटी क्या कहलाती है, रिलेशनशिप सेट कहलाता है। तो एंटिटी किसे बोल देते हैं, जो टेबल होते हैं उन्हें एंटिटी बोल देते हैं, जैसे स्टूडेंट, कोर्स। एट्रीब्यूट मतलब हो जाता है स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, एज, इनको एट्रीब्यूट बोल देते हैं। टपल एक रो को बोला जाता है। डोमेन एट्रीब्यूट के लिए जो अनुमानित वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए हमने सैलरी लिए, तो सैलरी हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, सैलरी लेना है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक लेना है। तो ये इसकी जो है अनुमानित वैल्यू हो गई, 1.5 लाख तक जो ले रहा है अनुमानित वैल्यू हो गई। उसके बाद रिलेशनशिप सेट बोले 2 या 2 से अधिक एंटिटी के बीच जो संबंध होता है, मतलब एंटिटी मतलब हो जाता है स्टूडेंट और कोर्स के बीच जो संबंध है, वो उसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप का सेट। अगला है संयुक्त संकेत, बोले तो कंबाइन जो सिग्नल्स होते हैं उसमें निहित जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी की जो लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं। लिमिट बोले तो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी की लिमिट होती है उसे हम बैंडविड्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ यहाँ पे इसका राइट आंसर, यानी कि जो कंपोजिट सिग्नल होते हैं उसमें निहित जो आवृत्ति होती है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है, उसको सिग्नल बैंडविड्थ यहाँ पे कहा जाता है। यह सिग्नल जो है किसी सिग्नल में मौजूद जो उच्चतम और निम्नतम मतलब हाईएस्ट और जो एक प्रकार से लोएस्ट जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके बीच में जो अंतर होता है,
जो संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रेषित यानी कि भेजा जा सकने वाली जानकारी होती है उसकी मात्रा को निर्धारित करता है और इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग यह निर्धारित करता है कि एक चैनल कितनी तेज़ी से डाटा भेज सकता है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पर जो है साझा नहीं किया जा सकता? मतलब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में किसे शेयर नहीं कर सकते? प्रिंटर को एक से अधिक कंप्यूटर आपस में प्रिंट निकाल सकते हैं शेयर करके, हार्ड डिस्क को, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं, फाइल को भी शेयर कर सकते हैं, पर कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि कीबोर्ड को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट प्रोटोकॉल को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अनाधिकृत एक्सेस की जब भी बात आ जाती तो आ जाता सामने क्या, फायरवॉल। और फायरवॉल जो है आपका किस प्रकार मिल जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में मिल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। फायरवॉल यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने जैसे आईपी ब्लॉकिंग है, पैकेट फिल्टरिंग है और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करता है। राउटर यह नेटवर्क को जोड़ने और डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम करता है। सिक्योरिटी का प्राइमरी काम यहाँ पे इसका नहीं है, जो डेटा पैकेट्स को भेजना इसका काम है फॉरवर्ड करना। स्विच जो है नेटवर्क के बीच में जो आपका डेटा है उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कर लेता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का उपयोग करके पैकेट को आगे भेजता है? तो अभी बात करें तो हमने आईपी एड्रेस का उपयोग करके पैकेट को आगे भेजता है और नेटवर्क को विभिन्न प्रोटोकॉल में जाने की अनुमति देता है, तो ये राउटर है। कौन है? राउटर। स्विच तो अभी देख लिया हमने, हब मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ता है। ब्रिज आपका दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है। तो राउटर हमने देख लिए, जिसके अंतर्गत ईथरनेट, वाईफाई, डीएसएल के बीच में कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। पैकेट फॉरवर्डिंग और पाथ डिटर्मिनेशन देखने को मिल जाता है। स्विच मैक एड्रेस का उपयोग करता है और आईपी एड्रेस का ये नहीं करता, यह केवल लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर डेटा की फॉरवर्डिंग करता है। और हब मतलब हब डेटा पैकेट्स को सभी कनेक्टेड डिवाइस तक ब्रॉडकास्ट करता है। और ब्रिज ब्रिज दो लैन सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, मैक एड्रेस के आधार पर पैकेट फॉरवर्ड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। टोकन रिंग, टोकन रिंग के एसी फील्ड में खाली स्थान होता है। तो टोकन रिंग के एसी फील्ड में अगर देखें तो प्रायोरिटी बिट्स होती है। प्रायोरिटी बिट्स बोले तो यहाँ पे आप देखोगे टोकन रिंग IEEE 802.5 यहाँ पे देखने मिलेगा 5। तो यह लैन तकनीक है, मतलब लैन का एक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके अंतर्गत टोकन रिंग मिल जाती है और इसके लिए टोकन का उपयोग किया जाता है। टोकन फ्रेम में कई फील्ड होते हैं, जिनमें से एक एसी बोले तो एक्सेस कंट्रोल फील्ड होती है। एसी फील्ड मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी बिट होती है। प्रायोरिटी बिट का उपयोग यह तय करने के लिए हो जाता है कि कौन सा स्टेशन टोकन को कैप्चर करता है और डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को पहले ट्रांसमिट करने की अनुमति दे दी जाती है। साथ ही यहाँ पे देखो अदर ऑप्शन, तो कंट्रोल बिट बोले तो कंट्रोल ट्रांसमिशन या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अन्य फील्ड में होता है। एड्रेस बिट सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड में होते हैं। स्टेटस बिट बोले तो फ्रेम स्टेटस फील्ड में होते हैं। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स एक मुख्य केबल से सीधे जुड़े होते हैं। तो मुख्य मतलब एक प्रकार से जो मुख्य केबल से सीधे जुड़े होते हैं, कौन सी टोपोलॉजी है? तो एक बैकबोन केबल होती है जिससे डिवाइस जुड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइस जुड़े होते हैं और एक बार डाटा यहाँ पहुँचा इसका मतलब सभी में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है, यहाँ टर्मिनेट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? बस टोपोलॉजी। राइट आंसर आपका बस है, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं टर्मिनेटर 1 और 2 और सभी डिवाइसेस आपस में जुड़ी है एक ही लाइन से। तो बैकबोन और ये कहलाएंगे आपके नोड। चलिए, बस टोपोलॉजी बोले सिंगल मेन केबल से बैकबोन से जुड़े होते हैं और अगर बैकबोन खराब है तो पूरा लैन सिस्टम खराब, बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क ठप हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में सभी सर्कुलर फॉर्म में जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक डिवाइस है और सभी आपस में जुड़े होते हैं। मेश टोपोलॉजी में आपको जितनी भी डिवाइस है वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड मिल जाते हैं। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ पे है। वाइड एरिया नेटवर्क आपका मिलेगा ये, ठीक है। वर्ल्ड एरिया नहीं मिलेगा, वायरलेस भी नहीं मिलेगा, वेब भी नहीं मिलेगा। तो वाइड एरिया आपका ए में मिल जाएगा। इसके बाद आप देखो पूरी दुनिया भर में जो कनेक्ट है बोले तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट है, उन्हें हम बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और उसके पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया आ जाता है, लैन आ जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है एन्क्रिप्शन का उपयोग मुख्य रूप से खालिस्तान के साथ किया जाता है। तो एन्क्रिप्शन मुख्य रूप से अगर देखें तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए, फाइल स्टोरेज के लिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका उपयोग जो है सभी में किया जाता है, यानी कि डी राइट आंसर है। तो डेटा ट्रांसमिशन, जब भी कोई डेटा भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पे
मतलब आपका सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। HTTPS है, VPN है, सिक्योर ईमेल। फाइल स्टोरेज के समय भी आपको अनऑथराइज एक्सेस ना हो, उसके लिए भी एन्क्रिप्शन करना होता है, जैसे एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स है, बिट लॉकर है। पासवर्ड प्रोटेक्शन बोले तो SHA-MD5 है, BCrypt है, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है पासवर्ड के लिए भी। तो ये सब जगह एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है, तो भाई 0 और 1 को एक बिट बोलते हैं, कोई भी एक। और अगर ये 01 01 11 इस प्रकार 4 मिल जाए तो इनको बोल देते हैं निबल। ठीक है। उसके बाद अगर ये 4 की जगह 8 हो जाए तो क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। तो या तो निबल बोल दो या तो आधी बाइट बोल दो। तो यहाँ पे निबल को हाफ बाइट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हाफ बाइट, आधी बाइट। ठीक है। तो ये ए राइट आंसर है। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, मुख्य रूप से जो हमारी मेमोरी है, यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी 01 बोले तो बाइनरी डिजिट, 8 बिट मतलब 1 बाइट, और आधा मतलब आधा बाइट। 1024 बाइट मतलब 1 KB, ऐसे 1024 KB मतलब 1 MB। ऐसे बढ़ाते जाओ, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो जियोब बाइट है, 1 जियोब बाइट, ये सबसे बड़ी यूनिट है। बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक है, अभी यूज़ में नहीं है, पर आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हाफ बाइट मतलब 4 बिट का समूह, और 8 बिट मतलब बाइट हो जाता है। ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में सबसे अधिक संचरण बोले तो ट्रांसमिशन गति होती है। तो सबसे अधिक ट्रांसमिशन गति किस में होगी भाई, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में, मेन में, मेट्रोपॉलिटन, पेन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क तो ब्लूटूथ से होता है, तो ब्लूटूथ में थोड़ा कम होगा, पर यहाँ पे ये दुनिया भर में फैला है। उसके बाद ये आप ये वाला फैला दुनिया भर में, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। और फिर उसके बाद कम जगह पे एक सिटी मेट्रो में फैला मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और आपके ऑफिस या कैंपस में फैला लैन। तो जो कम दूरी तय करता है उसको सबसे ज़्यादा स्पीड मिलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क की है, लैन की। ठीक है। तो लैन सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड देता है, 100 MB/सेकंड से लेकर कई GB तक। स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, ऑफिस, स्कूल, कैंपस है इसमें। फिर आ जाता मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे बड़े शहर को कवर करता है, मतलब इसकी स्पीड वैन से तो अधिक है पर लैन से कम है। फिर वैन आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें पूरी दुनिया का नेटवर्क आ जाता है, इंटरनेट जिसमें हम बोल सकते हैं। तो इसकी स्पीड तीसरे नंबर पर जाती है। और पेन बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ डिवाइस, पर्सनल गैजेट्स, इसको कवर करता है। तो इसकी लिमिट भी मतलब इसकी स्पीड भी काफ़ी लिमिट में होती है पेन की। फिर वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया तो ये आपको पता होना चाहिए, वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो बैंड है कौन कौन से होते हैं। पहले तो इसका जो प्रोटोकॉल है वो देख लो, IEEE 802.11 यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसके अंतर्गत आपको 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ जो भी आपको मिल जाता है, और एक मिल जाता है 5G, दो। और अभी 6G आने लगा है। ठीक है। आगे देखें, यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे दो में दिया है। तो ये एक प्रकार के मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे है, मल्टी यूज़र, मतलब एक से अधिक यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में यूटीपी का अर्थ क्या है। यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक प्रकार की केबल है, कम्युनिकेशन के लिए गाइडेड मीडियम के रूप में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर मतलब ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 प्रकार की केबल है। ट्विस्टेड पेयर जिसमें आपको बायर ऐसे गुथे फॉर्म में मिलेंगे, ब्राइडेड सील्ड मिल जाती है, जैकेट मिल जाता है, फॉइल सील्ड मिल जाती है, और ट्विस्टेड पेयर मिल जाते हैं 4 जोड़े, मतलब 8 वायर जोड़े जोड़े में मिलते हैं, इसलिए ट्विस्टेड है। फिर आ जाती है कोएक्सियल केबल, जिसमें कॉपर वायर डिश एंटीना में इसका उपयोग किया जाता है, और एक ब्राइडेड आउटर कंडक्टर रहता है। ठीक है। जिसमें आपको देखने मिल जाएगा कवरिंग रहती है। और उसके बाद ये देखें इंसुलेटिंग मटेरियल भी मिल जाता है, दो को आपस में अलग करता है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल, जो अभी वर्तमान में कांच के रेसों के माध्यम से, लाइट के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन करता है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट अभी ये देखने को मिल जाती है। पुरानी टेक्निक जो आपकी ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर में भी दो मिल जाते हैं, STP सील्डेड वाला और एक UTP अनसील्डेड वाला। ठीक है। UTP मतलब सील्डेड, और जो आपका UTP है अनसील्डेड मिल जाता है। नो सील्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यूटीपी बोले तो केबल टेक्नोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्किंग में उपयोग की जाती है। कॉपर वायर को आपस में ट्विस्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो। यह सबसे कॉमन जो केबल है वो देखने को मिल जाती है ईथरनेट नेटवर्क में। इसके अलावा HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। तो HTTP दो वेरिएंट में आता है, एक S के साथ आता है और एक नॉर्मल HTTP आता है। तो HTTP जो है बिना S वाला, उसका पोर्ट नंबर 80 है। पर अगर बात करें हम सिक्योर वाला जिसमें S लगा है, तो उसका पोर्ट नंबर 443 है, मतलब D आ जाएगा। तो D अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ HTTP पूछा है, S नहीं पूछा। S पूछता तो हम क्या बताते, 443। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 80 है यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब को जानकारी का ब्रह्मांड कहा जाता है, जो खालिस्तान के माध्यम से जुड़ी हुई है।
तो किसके माध्यम से उपलब्ध है ये? हाइपरलिंक, मतलब पूरी दुनिया में वेबसाइट ये सारी चीज़ है, परंतु इंटरनेट भी है, पर सभी जगह जो डाटा है वो एक दूसरे से जुड़ा है, हाइपरलिंक है, उसके माध्यम से ही हमको जानकारी मिल जाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो पेजेस है, जो जानकारी है वो आपस में जुड़ी है, किसके माध्यम से? हाइपरलिंक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रेम रिले से संबंधित है? तो फ्रेम रिले जो है आपका ए आ जाता है, एरर करेक्शन से संबंधित है। मतलब हाई स्पीड जो WAN प्रोटोकॉल है, जो डेटा को पैकेट्स मतलब फ्रेम में ट्रांसमिट करता है और वेरिएबल लेंथ पैकेट को सपोर्ट करता है। वर्चुअल सर्किट PVC SVC का उपयोग करता है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और एरर करेक्शन बोले तो फ्रेम रिले में एरर करेक्शन नहीं होता, यह केवल एरर डिटेक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद है IP वर्जन 4 जो है, इसकी एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो भाई 32 बिट होती है, यानी कि 4 बाइट में होती है, 8 बिट का 4 बार कलेक्शन। और अगर हम बात करें किसकी, IP वर्जन 6 की, तो IP वर्जन अभी पहले 4 देख लेते। देखिए 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, 8 के हिसाब से 8 चौ 32 हो जाते हैं, तो 32 बिट और 4 बाइट आप देख सकते हैं। और इसकी रेंज की अगर बात करें तो 32 बिट जो कि आपको कैसे मिलती है? 192 मतलब 255 के हिसाब से मिल जाती है। प्रीफिक्स नोटेशन के अंतर्गत 24 आ जाता है, और ये प्रीफिक्स के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ देखिए 128 बिट मिल जाती है, जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में मिल जाती है। तो यहाँ देख भी सकते हैं आप, जो आपका IP वर्जन 4 है उसमें पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो देखिए मोज़ेक यहाँ पे आता है, परंतु मोज़ेक जो है ग्राफिकल ब्राउज़र था पहला। पर अगर ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र था नेक्सस, जिसे हम जो है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। पर वर्ल्ड वाइड वेब में जो है WW से थोड़ा सा क्या होता था, कन्फ्यूज़न होता था, तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नेक्सस। तो यहाँ देख भी सकते हैं जो इस प्रकार का ब्राउज़र था, जो कि क्या था, पहले इसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको नेक्सस कर दिया गया, जो आपका ब्राउज़र था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? नेक्सस, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, बिना स्पेस के देना है, कन्फ्यूज़न के से बचने के कारण बाद में नेक्सस कर दिया गया। मोज़ेक पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था, फिर उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर आया, फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, ओपेरा बाद में देख सकते हैं। ठीक है, ISP का पूरा नाम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बोले तो इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ए राइट आंसर है। तो दुनिया भर में जितना भी इंटरनेट कनेक्शन है वो सब ISP के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ISP 3 लेयर में होती है। टायर 1 सबसे बड़े एरियाज़ में समुद्र में देखने को मिल जाती है। महानगरों बोले तो महाद्वीपों के अंतर्गत आपको टायर 2 मिल जाती है, और हमारे एरिया तक जो इंटरनेट लाती है वो टायर 3 के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है सफारी। क्या है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आप देखोगे तो सफारी जो एप्पल डिवाइसेस के अंतर्गत मिल जाती है। फायरफॉक्स आपका जो है मैक OS, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड इनमें मिल जाता है। गूगल क्रोम भी आपको सभी में मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपको विंडोज़, मैक, iOS, एंड्रॉयड में मिल जाता है। ओपेरा भी सभी में मिल जाता है लगभग लगभग। तो ये सब वेब ब्राउज़र है, आप देख भी सकते हैं इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा फंक्शन सेलेक्टेड डेटाबेस एंट्रीज से अधिकतम मान लौटाता है? तो ये DMAX है। इसका राइट आंसर क्या है? DMAX है। तो DMAX बोले तो डेटाबेस फंक्शन में से एक प्रकार का फंक्शन है। यह किसी डेटाबेस कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू को लौटाता है जो दिए गए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। मतलब DMAX डेटाबेस और फील्ड का क्राइटेरिया। और मिनिमम वैल्यू लौटाना DMIN, डी सम बोले तो वैल्यू का सम करता है, डी एवरेज बोले तो एवरेज लौटाता है। माइम एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर राइट आंसर भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट स्टैंडर्ड है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एप्लीकेशन फाइल अटैच करने की सुविधा देता है। सिंपल टेक्स्ट ओनली ईमेल को मल्टीमीडिया कैपेबल बनाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? IRC है, इंटरनेट रिले चैट। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। टेक्स्ट बेस्ड चैट प्रोटोकॉल है, 1988 में विकसित किया गया था। रियल टाइम चैटिंग, ग्रुप डिस्कशन इनके लिए। SMTP आपको पता है, POP3 भी आपको पता है, FTP भी पता है, ये आप देख लेना एक बार। डायनेमिक वेब पेज क्या है भाई? डायनेमिक वेब पेज का मतलब हो जाता है रन टाइम पे इसको बदल सकते हैं, यानी कि जो यूज़र है वो इंट्रैक्शन के अनुसार इसको बदला जा सकता है। बोले तो ए राइट आंसर, उपयोगकर्ता इंट्रैक्शन के अनुसार बदल सकता है रन टाइम पर। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा HTML का मूलभूत टैग नहीं है? तो HTML का मूलभूत टैग बोले तो आप देखोगे HTML है, बॉडी है, टेबल है। वीडियो यहाँ पे एक प्रकार से नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो टैग नहीं मिलेगा, टेबल भी है, बॉडी भी है और HTML भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वीडियो हो जाएगा।
जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाओं को खालिस्तान साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो ये कहलाती है क्लाइंट साइड। क्या कहलाती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है, जो हमने पहले भी देखे हैं। आप जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट लेक्चर आगे कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए जितनी भी यूनिट है इसके अंतर्गत सभी यूनिट के डिटेल वीडियो मिल जाएंगे विस्तार से, पर मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक स्पेसिफिक जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाए समय से, और ना मिल पाए तो आप डिटेल वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्कोर आपका अच्छा नहीं आ रहा तो डिटेल वीडियो ज़रूर देखें। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट जो है वेब पेज के लिए की जाती है। डायनेमिक वेब पेज बनाना है तो जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया और विकसित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, जो कि एक प्रोग्रामिंग मतलब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बुलियन वेरिएबल में जो है कौन से मान हो सकते हैं? बुलियन बुलियन में आपका 0 या 1 हो सकता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ट्रू और फॉल्स ही होगा। 0 और 1 तो मशीन पूछेगा, ट्रू और फॉल्स को ही हम 0 और 1 की संख्या दे देते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जीमेल में मीटिंग जो इनविटेशन है उनको लेबल लगाने और उन्हें इनबॉक्स में भेजने से रोकने के लिए कौन सा विकल्प है? तो हमको करना पड़ता है फ़िल्टर। क्या करना पड़ता है? फ़िल्टर लगाना होता है। ठीक है, जिससे कि वो स्पेसिफिक जगह में चले जाए। चलिए नेक्स्ट है एम एस एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमने पहले भी देखे हैं। शिफ्ट के साथ F11 दबाओगे तो नई वर्कशीट आ जाएगी। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की आप ध्यान रख लेना। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन उसमें ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक एनिमेशन होता है, मतलब एनिमेशन शुरू करने वाली क्रिया को क्या बोल देते हैं? ट्रिगर बोल देते हैं, यानी कि एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की वैकल्पिक जो पंक्तियाँ हैं उनको अलग अलग रंगों में दिखाने के लिए कौन सा विकल्प है? किस में बात की जा रही है? आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में बात की जा रही है टेबल की। तो टेबल की स्टाइल के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में नहीं होती। शेडिंग करोगे तो आपको शेडिंग में देखने को नहीं मिलेगी, बॉर्डर में भी नहीं। टेबल स्टाइल में आपको बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम की फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, ए राइट आंसर है। विंडोज़ ओएस में माउस का राइट क्लिक करने पर खालिस्तान होता है, तो इसके लिए राइट क्लिक मीनू बोले तो पॉपअप मीनू या कॉन्टेक्स्ट मीनू आता है। राइट आंसर क्या है? कॉन्टेक्स्ट मीनू, ए राइट आंसर है। बताइए कि दिए गए जो कथन है उसमें सत्य या असत्य कौन सा है? तो कंट्रोल पैनल कैन बी यूज्ड, कंट्रोल पैनल का उपयोग अनइंस्टॉल और प्री इंस्टॉल प्रोग्राम है उनके लिए किया जाता है। तो अनइंस्टॉल प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के लिए किया जाता है, तो ये सही है। डेट एंड टाइम को जो है विंडोज़ में क्या किया जाता है? कैन नॉट चेंज बोल रहा है, मोर टाइम मोर देन वन, मतलब बहुत ज़्यादा बार हम जो है एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, जबकि विंडोज़ में टाइम को आप कितने भी बार चेंज कर सकते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहला सही बोले तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, ए राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद किसी वेबसाइट को फेवरेट यानी कि बुकमार्क बनाना तो हमको कंट्रोल डी प्रेस करना होता है कोई भी ब्राउज़र में। राइट आंसर आपका ये है। और कोई भी ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम के जितने भी शॉर्टकट है आपको ध्यान रखना है, मैं अलग से उसको कवर भी करवा दूंगा। अगला है ईमेल में बीसीसी बोले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बीसीसी जो है प्राप्तकर्ता का पता छुपाता है। बीसीसी प्राप्तकर्ता एक दूसरे को नहीं देख सकते, सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है। बीसीसी गोपनीय के लिए प्रयोग होता है, तो सभी को दिखाई देता है, ये गलत है क्योंकि ये नहीं होता। ब्लाइंड कार्बन कॉपी नाम ही है, सी इसका राइट आंसर है, बाकी चीज़ें सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसएमटीपी का पूरा नाम आपको पता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि सेंडर की तरफ से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मौजूदा टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम जो है डीएसएल का उपयोग कर सकते हैं, डायल अप का, साथ ही आईएसडीएन का भी। ठीक है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाए, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली है टेस्ट सीरीज़ में, तो आपके बार बार रिवीजन हो जा रहा है एक तरीके से। फिर सीएसएस के अंतर्गत आईडी सेलेक्टर के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा गलत है। किसी एलिमेंट की आईडी पेज में यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। आईडी सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट की आईडी एट्रीब्यूट का उपयोग करता है, सही है ये। फिर आईडी सेलेक्टर एक ही आईडी वाले कई एलिमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है। आईडी सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट को चुनता है, इसका मतलब सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक नहीं है बोल रहा है, इसका मतलब सी आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान का अर्थ है उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जो इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आती, मतलब अचानक आते हैं एकदम से, जो हमारे काम के नहीं होते, इन्हें बोल देते हैं स्पैम। स्पैम ईमेल के अंतर्गत आप देख सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से ओपन किया करें और लिंक को नहीं क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट है भारत में ग्राहक जो है किस ऐप का उपयोग करके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की डाउनलोड स्पीड माप सकता है? तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे ट्राई माई स्पीड
ऐप आप देख सकते हैं, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो माई स्पीड ऐप है वो देखने को मिल जाता। बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट रूप से जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर अगला बोले तो 13 नंबर का यहाँ कवर किया है। सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट हमारे यहाँ कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगले इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके पास में मिल जाए ताकि एग्ज़ाम में आपको जो है काफ़ी हेल्प मिले। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।